नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और पॉलिटिक खंड में ही आगे समझते हैं कि पीटी 365 में करंट अफेयर से संबंधित क्या-क्या मुद्दे दिए गए हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है साथियों वो है केंद्र-राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसमें पहला टॉपिक निकल के आता है राजकोषीय संघवाद, फिजिकल फेडरलिज्म का। तो ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के बँटवारे के संबंध में विवाद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मतलब यहाँ पे कुछ राज्यों द्वारा ये कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वित्तीय संसाधनों के बँटवारे में सही से निर्णय नहीं ले पा रही है। मतलब किसी को ज़्यादा दे रही है, किसी को कम दे रही है। इसीलिए केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का क्या किया है? कुछ राज्यों ने रुख किया है। अब यही समझते हैं कि राजकोषीय संघवाद क्या होता है। यहाँ पे हम समझेंगे कि राजकोषीय संघवाद क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघीय प्रणाली के भीतर निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा साझाकरण ही क्या है? राजकोषीय संघवाद है। राजकोषीय संघवाद का मतलब क्या है? संघीय प्रणाली के भीतर जो भी पैसा है और जो भी प्रशासनिक जिम्मेदारी है, उनका सेंटर और स्टेट में और स्थानीय सरकारों द्वारा साझाकरण ही क्या कहलाता है? राजकोषीय संघवाद। ठीक है? तो भारत में राजकोषीय संघवाद व्यवस्था को परिभाषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान कहाँ-कहाँ हैं? चलिए उनको देख लेते हैं। संविधान के तहत संघ और राज्यों के बीच कर आधारों का उल्लेख क्रमशः संघ सूची और राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद कहाँ है? 246 में है। राजस्व का वितरण कहाँ है? भारतीय संविधान संघ एवं राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत वर्गीकृत किया गया है। कौन-कौन से अनुच्छेद हैं? उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269 ए, अनुच्छेद 270। 269 में कहा गया है कि संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन पूरी तरह से राज्यों को सौंपे जाने वाले जो कर होंगे वो उसके बारे में 269 में बताया गया है। अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाएगा। हालांकि इसे वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या कर दिया जाएगा? वितरित कर दिया जाएगा। ये कहाँ कहा गया है? 269 ए में कहा गया है। 270 में साथियों संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता तब तक राष्ट्रपति के आदेश पर संघ एवं राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर के बारे में कहाँ बताया गया है? 270 में बताया गया है। हस्तांतरण का आधार क्या होगा? एक ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण होता है और एक क्षैतिज हस्तांतरण होता है। तो ऊर्ध्वाधर जो हस्तांतरण होता है इसमें 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पे विभाज्य पूल से राज्यों की हिस्सेदारी वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 41%। ठीक है? और क्षैतिज हस्तांतरण यह विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों को आवंटित हिस्से से राज्यों के बीच ही वितरण को संदर्भित करता है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण क्या होता है और क्षैतिज हस्तांतरण क्या होता है। ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण मतलब क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण में सेंटर से कहाँ आता है? स्टेट, और स्टेट से कहाँ आता है? स्थानीय निकाय में। ये ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण हो गया। लेकिन स्टेट से स्टेट के बीच में जो भी मतलब अगर सेंटर पैसा भेज रही है तो विभिन्न स्टेटों में भेजेगी। तो स्टेट जो भी स्टेट में पैसा भेज रही है, ये कैसा है? क्षैतिज हस्तांतरण है। सेंटर से स्टेट में जो पैसा आया, ये तो ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण है। लेकिन विभिन्न स्टेटों में जो पैसा गया है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, ये क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? क्षैतिज हस्तांतरण हो जाएगी। 15वें वित्त आयोग के अनुसार निर्धारित मानदंड और उसका भार इस प्रकार है। आय अंतर इनकम डिस्टेंस 45% है, क्षेत्रफल 15%, जनसंख्या 15%, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 12.5%, वन एवं पारिस्थितिकी 10% तथा कर एवं राजकोषीय प्रयास जो है 2.5%। इन आधारों को बना करके किसी भी स्टेट को क्या करते हैं? पैसा वो भेजा जाता है। ठीक है? सहायता अनुदान आर्टिकल 275 के तहत राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। आर्टिकल 275 के तहत क्या करता है? राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। आर्टिकल 292 के अनुसार केंद्र सरकार के पास देश के अंदर या बाहर से धन उधार लेने की शक्ति है। हालांकि 293 के तहत राज्य सरकारें केवल घरेलू स्रोतों से ही ऋण ले सकती है। ठीक है? 292 के अनुसार केंद्र सरकार के पास अंदर या बाहर से धन उधार लेने की शक्ति है, लेकिन राज्य सरकारें केवल घरेलू स्रोतों से ही ऋण ले सकती है। ठीक है? राज्य जो सरकारें हैं वो केवल घरेलू स्रोतों से, विदेशों से नहीं, ऋण ले सकती हैं। ठीक है? यदि किसी राज्य पर केंद्र का ऋण बकाया है तो वह केंद्र सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना कोई अन्य ऋण नहीं ले सकता। अगर कोई भी स्टेट है, जैसे मान लेते हैं यूपी है, और यूपी के ऊपर जो है केंद्र सरकार का कोई ऋण बकाया राशि है, ठीक है? अब वो अगर यूपी को दूसरा ऋण लेना होगा तो केंद्र से बिना पूछे वो ऋण नहीं ले सकता, क्योंकि उसके ऊपर केंद्र सरकार की क्या है? उधारी है। वित्त आयोग कहाँ है? वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है।
ये क्या करता है, संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। कौन करता है वित्त आयोग का गठन? राष्ट्रपति। राज्यों की वित्तीय स्थिति। राज्य अपने राजस्व स्रोतों से ही अपने राजस्व व्यय का केवल 58% ही वित्त पोषित कर पाते हैं। मार्च 2023 तक आंकड़ों के अनुसार राज्य की ऋण जीडीपी का अनुपात कितना है? ऋण जीडीपी का अनुपात कितना है? 27.5% है। ठीक। अब हम समझते हैं राज्य सरकार के राजस्व के क्या-क्या स्रोत हैं। जैसे एक तो जैसे राज्य सरकार है उसको तो कर के रूप में कुछ मिलेगी पैसा, ठीक है? उसको कुछ गैर कर के रूप में भी राजस्व मिलता है और उसको केंद्र सरकार की ओर से अनुदान भी मिलता है। तो कर राजस्व में जैसे राज्य का अपना कर राजस्व होगा, जैसे आयकर हो गया, संपत्ति पर पूंजीगत लेन-देन कर हो गया, ये राज्य का अपना कर राजस्व होता है। और केंद्र से कर अंतरण, जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी से में जो भी पैसा केंद्र द्वारा उसको भेजा जाएगा, वो भी उसका क्या हो जाएगा? कर राजस्व हो जाएगा। गैर कर राजस्व में जैसे पीएससी से लाभांश और प्रॉफिट, जो भी पीएससी है किसी भी स्टेट में लगी हुई है, तो उससे जो लाभांश और प्रॉफिट होगा, वो भी क्या हो जाएगा? राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत। प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो शुल्क लेती है, वो भी उसका गैर कर राजस्व है। केंद्र सरकार की ओर से अनुदान जो मिलता है, जैसे आपदा राहत अनुदान, स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, राजस्व घाटा अनुदान, ये भी किसी भी राज्य सरकार के राजस्व के क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्यों चर्चा में है? क्योंकि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए फिर से विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की मांग क्या कर रही है? उठाई जा रही है। अब हम यहाँ समझते हैं कि विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा क्या होता है। गौरतलब है कि एससीएस केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के हेतु किए जाने वाला एक तरह का वर्गीकरण है। यह दर्जा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो किसी तरह के भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। सबसे पहली चीज कि जो भी राज्य जो आर्थिक और भौगोलिक सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रही हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनको हम स्पेशल राज्य का दर्जा देते हैं। स्पेशल विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देते हैं। और जो एससीएस की शुरुआत कब हुई थी? इसकी 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई थी। 1969 में 3 राज्यों को एससीएस का दर्जा प्रदान किया गया था। जम्मू कश्मीर पहला था, असम और नागालैंड थे। वर्तमान में 11 राज्यों को एससीएस का दर्जा दिया गया है। ये राज्य कौन-कौन से हैं? असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। एससीएस राज्यों को किसके? गाडगिल एससीएस जो राज्य हैं उनको क्या करते हैं? गाडगिल फार्मूले के आधार पर अनुदान दिया जाता है। जो गाडगिल मुखर्जी फार्मूला है उसके आधार पे किसी भी विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे को अनुदान दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि संविधान किसी भी राज्य को एससीएस राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। ध्यान से समझना कि संविधान में किसी भी राज्य को एससीएस राज्य का दर्जा के रूप में ऐसी कोई प्रावधान नहीं की गई है। भारत के संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान जैसे 371, 371A, 370H, 371J इसके लिए किए गए हैं, लेकिन किसी भी स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने के लिए कहीं बात संविधान में नहीं कही गई है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जब किसी भी राज्य को एससीएस प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, इसके बाद से किसी भी नए राज्य को एससीएस नहीं दिया गया। 14वें वित्त आयोग ने कहा कि अब किसी भी राज्य को एससीएस नहीं दिया जाना चाहिए और इसके बाद से किसी भी नए राज्य को एससीएस नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए वर्तमान विशेष वित्त पोषण पैटर्न इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के उप समूहों की सिफारिश पर आधारित है, न कि एससीएस दर्जे पर। ठीक है? तो यहाँ पे आप ये चीज़ें समझ गए। अच्छा, किसी भी स्टेट को अगर विशेष श्रेणी का दर्जा देना हो, तो उसके क्या-क्या मानदंड हो सकते हैं? पहला, पहाड़ी और दुर्गम इलाका हो, ठीक है? दूसरा, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा हो। तीसरा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक अवस्थिति हो। चौथा, आर्थिक और असंरचनात्मक पिछड़ापन हो। पाँचवाँ, राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति हो। ठीक है? अगर ये सब सारी चीज़ें किसी भी स्टेट में पाई जाएगी, तो उसपे क्या करती है सरकार? उसको विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लिए बारे में सोचती है। अगर किसी भी विशेष श्रेणी का दर्जा है, तो उसको एक विशेष पैकेज दिया जाता है। जैसे विशेष पैकेज, देखो विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे को ज़रूरी नहीं है कि विशेष पैकेज दिया जाए, लेकिन विशेष पैकेज जो है सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है किसी भी स्टेट को देती है। अच्छा, विशेष पैकेज क्या होता है? बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की। तो विशेष पैकेज से तात्पर्य भौगोलिक एवं सार्वजनिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले राज्यों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है। ठीक है? और इसके तहत इन राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता एवं अन्य लाभ दिए जाते हैं। दूसरी ओर विशेष पैकेज पूरी तरह से विवेकाधीन है।
ऐसा नहीं है कि आप इसको ज़बरदस्ती करके किसी भी केंद्र से ले सकते हैं, कोई भी राज्य। इसकी पूरी तरह से विवेकाधीन है। सरकार का अगर मन करेगा तो दे भी सकता है, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा। ये पैकेज आवश्यकता आधारित हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता विशेष पैकेज देने का सबसे सटीक कारण नहीं है। ये संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत एक अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह अनुदान जो है विविध वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 282 यह केंद्र और राज्य दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर ना हो। तो ये विशेष पैकेज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है छठी अनुसूची। आपको आई होप आपको सारी अनुसूचियाँ याद होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी। तो यहाँ पे छठी अनुसूची में क्या हुआ है कि लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए वहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि हमारे जो जो मतलब हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको अब छठी अनुसूची में शामिल करो। तो छठी अनुसूची क्या है? छठी अनुसूची साथियों अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची बोर्दोलोई समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप संविधान में शामिल की गई थी। क्या किए गए थे? संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची जो है बोर्दोलोई समिति, किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? बोर्दोलोई समिति की सिफारिश पे यहाँ पे शामिल की गई थी। यह अनुसूची इसमें शामिल राज्यों को, राज्यपालों को अपने-अपने राज्य में स्वायत्त जिला परिषद, ये क्या करता है? यह अनुसूची जो है अपने-अपने शामिल राज्यों को स्वायत्त राज्य जिला परिषद और स्वायत्त जो है प्रादेशिक परिषदें गठित करने का अधिकार देता है। एडीसी की संरचना क्या है? एडीसी में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य होते हैं। इसमें 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, जबकि शेष जो हैं क्या होते हैं? चुने जाते हैं। तो किसी भी एडीसी में मतलब स्वायत्त प्रादेशिक या स्वायत्त जिला परिषद में, किसी भी स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, जो 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, जबकि शेष क्या होते हैं? चुने जाते हैं। वर्तमान में 4 राज्यों में 10 ऐसी एडीसीयाँ हैं। कितनी हैं? 4 राज्यों में ऐसी 10 एडीसी हैं। एडीसी क्या, एआरसी क्या होता है? ये एडीसी हो गया। एडीसी मतलब स्वायत्त जिला परिषद। एक होता है स्वायत्त प्रादेशिक परिषद। ये किसी स्वायत्त जिले में अलग-अलग अनुसूचित जनजातियां हैं, जो राज्यपाल द्वारा उन बसाए गए क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। ठीक है? तो एडीसी और एआरसी के पास वन प्रबंधन, कृषि, विरासत, विवाह, सामाजिक रीति-रिवाज जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। उनके पास भू राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, व्यापार को विनियमित करने, खनिज निष्कर्षण से रॉयल्टी एकत्र करने आदि की भी शक्ति है। ध्यान देना, उनके पास क्या है? भू राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, व्यापार को विनियमित करने, खनिज निष्कर्षण से रॉयल्टी एकत्र करने। ये ज़्यादा कभी-कभी एग्जाम में पूछ देता है, आदमी कन्फ्यूज हो जाता है कि अगर खनिज निष्कर्षण हो रहा है तो उससे जो भी रॉयल्टी एकत्र होगा, वो भी क्या है? एडीसी और एआरसी के पास उनके संबंधित कानून बनाने की शक्ति है। 5वीं और छठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है? ये भारत के किसी भी राज्य के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू हो सकती है। वर्तमान में जैसे 10 राज्यों पे है। छठी अनुसूची यह भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके साथियों बस असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पे लागू होती है। प्रशासन कौन करता है 5वीं अनुसूची वाले में? जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। वहीं छठी अनुसूची में वही एडीसी और एआरसी, स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त प्रादेशिक परिषद। ठीक है? प्रशासनिक शक्ति यहाँ पे क्या होती है? राज्यों को विधानसभा का गठन होने के कारण टीएससी के पास सीमित शक्तियां हैं, जो अधिकतर कार्यकारी हैं। लेकिन इनके पास क्या है? छठी अनुसूची के तहत परिषद को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों सहित व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त हुई हैं। पेशा अधिनियम 1996 क्या 5वीं अनुसूची पे लागू है? हाँ। छठी अनुसूची पे लागू नहीं है। छठी अनुसूची में कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित जो भी प्रावधान है, उसको छठी अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा नए राज्यों का निर्माण। साथियों ये सुर्खियां में क्यों है? क्योंकि 2 जून 2024 को तेलंगाना राज्य के गठन के 10 साल पूरे हो गए। अच्छा, नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है? इसकी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 में दी गई है। संविधान के इस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में बदलाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद के तहत शक्ति जो है संसद कानून द्वारा, ध्यान से समझना, शक्ति क्यों है? संसद जो है कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों को हिस्से को मिलाकर किसी भी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। हमारा संविधान का जो आर्टिकल 3 है वो कहता है कि
संसद जो है वो कानून बना के किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग कर सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी भी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। आपको याद होगा साथियों, 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था और उसके ठीक पहले सन 2000 में उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड बनाया गया था, मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया था और बिहार को काट के एक नया राज्य झारखंड को बनाया गया था। तो इसका मतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 3 में साफ-साफ राज्यों को बनाने के संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश, नए राज्य के गठन से संबंधित जो भी विधेयक है, वो राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी पर ही संसद के किसी सदन में पेश किया जाएगा। रे ठीक है? राष्ट्रपति के बिना मंजूरी के आप इसको पेश नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राज्य विधानमंडलों के साथ परामर्श। अगर किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक को उस राज्य विधानमंडल के निर्धारित समय के भीतर अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा, जिससे क्षेत्र, सीमा, नाम प्रभावित हो रहे हों। हालाँकि अगर कोई भी राज्य इस पे असहमति जताती है, तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि उसकी बात को माने। राष्ट्रपति बस एक मतलब मंजूरी लेने के लिए उसको भेजती है, उसको सहमति असहमति उसका पर्सनल मामला है, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति को जो चाहेगा वो करेगा। संसद एक साधारण विधेयक पारित करके एक नए राज्य का गठन करती है। ये कैसे करती है? संसद जो है एक साधारण विधेयक पारित करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है, ठीक है? हमारा जो संविधान का आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 क्या कहता है? आप ध्यान से आप पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 4 है वो कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत किया गया कोई भी संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि 368 के तहत जो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया है, उसमें विशेष बहुमत का प्रावधान है, उसके तहत ना करके आप साधारण विधेयक पारित करके भी एक राज्य का गठन कर सकती हैं और आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया गया कोई भी परिवर्तन, ये संविधान में संशोधन क्या होगा? नहीं माना जाएगा, ठीक है? इसलिए इसको साधारण विधेयक पारित करके क्या करते हैं? नए राज्य का गठन कर सकते हैं। संसद साधारण विधेयक जो है संसद में साधारण बहुमत से यानी सदन में उपस्थित मतदान वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। जिलों का गठन, राज्य सरकार के पास जो है राज्यों में नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या समाप्त करने का अधिकार है। सरकार के कार्यकारी आदेश या राज्य विधानसभा में कानून पारित करके ये बदलाव किए जाते हैं। अगर जिलों का प्रावधान से संबंधित है तो राज्य सरकार के पास राज्य में नए जिले बनाने के संबंधित इसको समाप्त मतलब कि जो भी शक्ति है वो राज्य सरकार के पास है जिलों के गठन से संबंधित, ठीक है? अगर किसी भी स्टेट में नया जिला बनाना है, जिला को समाप्त करना है तो राज्य सरकार के पास इस अधिकार है। उसको क्या करती है, विधानसभा में कानून पारित करके बदलाव आराम से कर सकती है। उसके लिए सेंट्रल के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या-क्या है? जैसे बेरूबारी संघवाद। बेरूबारी संघवाद में साथियों पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है, इसमें एक बेरूबारी एक क्षेत्र था पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे बांग्लादेश को देने संबंधित मामला उठाया गया। तो ये बेरूबारी संघवाद चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद जो 3 है, संसद को राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संसद भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जब वो क्षेत्र को बांग्लादेश को देने की बात की गई थी, तो वहाँ पे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, आप उसके क्षेत्र को घटा-बढ़ा सकते हैं, राज्य को दर्जा कोई नया काट के राज्य बना सकते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया कि आप किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे देंगे। अगर ये करना है तो आपको संविधान में संशोधन करना होगा। जैसे अभी मोदी जी ने बांग्लादेश से संबंधित जो भी कुछ क्षेत्र का आदान-प्रदान किया था, उसको संविधान में संशोधन करके 100वां संविधान संशोधन करके ही उसको आदान-प्रदान किया था। तो उसी प्रकार बेरूबारी संवाद में कहा गया कि आप अगर किसी भी क्षेत्र को लेन-देन कर रहे हैं किसी भी दूसरे देश के साथ, तो इसको संविधान में संशोधन करना होगा। ये आपको आर्टिकल 3 के तहत नहीं किया जाता है, ठीक है? किसी भी भारतीय क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है, ठीक है? इसके परिणामस्वरूप कुछ भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने हेतु 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 क्या किया गया था? पारित किया गया था। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग समिति, एस.के. धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग, ये 3 समितियाँ बनी थी राज्यों के पुनर्गठन से समिति मतलब कि राज्य कैसे बनाए जाएँगे और राज्य कितने बनाए जाएँगे, ये सब सारी चीज़ों पे विचार करने के लिए 3 समितियाँ बनाई गई थी। एस.के. धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग, ठीक है? यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है जुडिशरी न्यायपालिका। अब हम न्यायपालिका को एक-एक करके आराम से समझने की कोशिश करते हैं। न्यायपालिका में साथियों यहाँ पे वैकल्पिक विवाद समाधान हमारा टॉपिक है। ये क्यों हमारा एडीआर क्यों अभी सुर्खियों में है? क्योंकि हाल ही में
सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और मध्यस्थता एवं सुलभ परियोजना समिति एमसीपीसी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। एमसीपीसी का गठन जो है 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसे गठित करने का उद्देश्य जो है मध्यस्थता और सुलभ प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन एवं निगरानी करना था। यह पूरे देश में कानूनी पेशेवरों को मध्यस्थता के क्षेत्र में विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान करेगा और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। हम समझते हैं कि वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर क्या होता है। एडीआर एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत न्यायालय के बाहर विवादों का समाधान। एडीआर में क्या होता है कि वैकल्पिक विवाद जो समाधान है, इसमें न्यायालय के बाहर विवादों का समाधान और निपटान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय के अंदर, न्यायालय के बाहर। इसके तहत सभी प्रकार के मुद्दों का समाधान किया जा सकता है, जैसे सिविल का भी, वाणिज्यिक का भी, औद्योगिक का भी आदि। इसके तहत विवादों पर बात करने के लिए और उसका समाधान करने के लिए किसी निष्पक्ष थर्ड पार्टी को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। आर्बिट्रेशन पर मौजूदा फ्रेमवर्क क्या-क्या है? भारत में फ्रेमवर्क समझते हैं और वैश्विक स्तर पर फ्रेमवर्क समझते हैं। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन अधिनियम 1996 लागू किया गया है। यह अनसिट्रल मॉडल कानून के अनुसार बनाया गया है। भारत का यह कानून वाणिज्यिक विवादों सहित सभी प्रकार के आर्बिट्रेशन पर क्या होता है, लागू होता है। इस अधिनियम में वर्ष 2015, 2019, 2021 में संशोधन किए गए थे। ठीक है। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन अधिनियम 2021 उन आर्बिट्रेशन निर्णयों को लागू करने पर बिना शर्त रोक लगाने की अनुमति देता है जो आर्बिट्रेशन समझौते, अनुबंध या पंचाट, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के माध्यम से क्या हुए थे, दिए गए थे। यह संशोधन 23 अक्टूबर 2015 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी हुआ था। संस्थागत आर्बिट्रेशन की सुविधा के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन केंद्र अधिनियम 2019 बनाया गया है। भारत आर्बिट्रेशन परिषद की स्थापना की गई है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। ठीक। वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया गया है और इसकी स्थापना इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई है। यहाँ तक आप समझ गए। एडीआर के प्रकार क्या-क्या हैं? एक एडीआर के प्रकार में बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसमें पहला है मध्यस्थता। इसके तहत क्या होता है, साक्ष्य की प्रस्तुति के बाद एक तटस्थ मध्यस्थ द्वारा निर्णय दिया जाता है, जिसे पंचाट भी कहा जाता है। मतलब कि इसके तहत क्या होता है, साक्ष्य की प्रस्तुति के बाद जो भी हमारा जो साक्ष्य है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है, उसकी प्रस्तुति के बाद एक तटस्थ मध्यस्थ द्वारा निर्णय दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पंचाट। एक होता है मीडिएशन। ये बहुत ही लचीली प्रक्रिया है। इसे विवाद के दौरान किसी भी समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा है सुलह। इसके तहत एक तटस्थ जो है तृतीय पक्ष द्वारा संबंधित पक्षकारों से प्राप्त सूचना के आधार पे बातचीत कर समाधान के विकल्प प्रदान किए जाते हैं। चौथा है समझौता वार्ता। यह पारंपरिक रूप से संबंधित पक्षकारों और उनके वकील के बीच प्रत्यक्ष आधार पर संपन्न होता है। इसमें तटस्थ तृतीय पक्ष शामिल नहीं होता है। पांचवा है सहयोगी कानून। इसके तहत दोनों पक्षकारों का प्रतिनिधित्व एक सहयोगी वकील के द्वारा किया जाता है और दोनों पक्षकार मुकदमा नहीं करने के लिए सहमत हो जाते हैं। ये सब सारी जो प्रक्रिया एडीआर का है, ये न्यायालय के बाहर की प्रक्रिया है। इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि न्यायालय की जो लंबी और बोझिल प्रक्रिया है, उसमें भी कोई भी व्यक्ति ना फंसे और उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले और वो जल्दी से जल्दी अपने न्याय निर्णय को पाके अपने आराम से अपना जीवन यापन कर सके। उसके लिए एडीआर को शामिल किया गया है, जो न्यायालय के बाहर जो है किसी भी न्याय की प्रक्रिया को शामिल करती है। दूसरा है, नेक्स्ट हमारा है मध्यस्थता अधिनियम 2023, मीडिएशन एक्ट 2023। क्यों सुर्खियों में? क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता विधेयक अपनी मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक कानून बन गया है। इसका उद्देश्य भारत में मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर के एक पसंदीदा तरीके के रूप में क्या करना है, बढ़ावा देना है। मध्यस्थता कानून 2023 की अगर मुख्य विशेषताओं पर एक बार नजर डालें तो सबसे पहले हमारा विशेषता क्या है कि मध्यस्थता को परिभाषित करता है। मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें मध्यस्थता, मुकदमा पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह या समान अर्थ की कोई पदावली क्या होती है, शामिल होती है। इसके तहत संबंधित पक्ष जो होता है तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद को सौहार्दपूर्व समाधान तक पहुंचने का प्रयास करता है। इस तीसरे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मध्यस्थ कहते हैं। मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता। संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सिविल या वाणिज्यिक विवादों का न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए समाधान करने का प्रयास करें। ठीक है। इसके लिए उपयुक्त अनुपयुक्त विवाद क्या है? केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची में संशोधन कर सकती है। इस सूची में निम्नलिखित विवाद हैं: नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से संबंधित विवाद,
दंडनीय अपराध के अभियोजन से जुड़े विवाद, तीसरे पक्ष के अधिकारियों को प्रभावित करने वाले विवाद, इन सब विवाद के अतिरिक्त जो है केंद्र सरकार ऐसे सूची में संशोधन कर सकती है कि ये सब इससे अगर ऐसे संबंधित विवाद हैं तो इसको न्यायालय में ही शामिल किया जाएगा। बाकी आप इसको एडीआर के तहत आप न्यायालय के बाहर आप शामिल कर सकते हैं। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, जब तक संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके से ऑनलाइन मॉडल मध्यस्थता के लिए सहमत न हो, तब तक मध्यस्थता संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकारी अधिकरण के तहत ही होगी। मध्यस्थता किए जाने की समय सीमा 120 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस समय सीमा को पक्षों की सहमति से 60 दिन के तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक पक्ष को 2 सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है, एक पक्ष जो है 2 सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट भी सकता है। न्यायालय से संबंधित जो भी मध्यस्थता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मनमानी, जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारा आदेश देते हैं उसी के अनुसार मध्यस्थता की जानी चाहिए। एमसीआई को निम्नलिखित शामिल होंगे, कौन-कौन शामिल होगा? एक अध्यक्ष होगा, 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, 1 अंशकालिक सदस्य होगा और 3 पदेन सदस्य होगा। मध्यस्थता सेवा के प्रदाताओं को परिभाषित करता है। यह मध्यस्थता सेवा प्रदाता को एमसीआई द्वारा मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत निकाय या संगठन के रूप में परिभाषित करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित प्राधिकरण भी मध्यस्थता कर सकता है। लागू होना या परिवर्तनीयता, इन्फोर्सेबिलिटी क्या है? मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते न्यायालय के निर्णयों के समान ही बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होंगे। मतलब कि ये जो भी निर्णय होंगे ये बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होंगे। हालांकि मध्यस्थता के फैसले को 90 दिन के भीतर सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 90 दिन के भीतर आप इसको सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन एक तरह से यह क्या होगा? बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होगा। मध्यस्थता द्वारा किए गए समाधान को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, छद्मरूपण और मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद के आधार पर क्या होती है? चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा है लोक अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष के विवाद समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया है। लोक अदालत क्या है? हम समझते हैं कि लोक अदालत क्या है। लोक अदालत के बारे में एक वैकल्पिक समाधान तंत्र है। लोक अदालत क्या है? एक वैकल्पिक समाधान तंत्र है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। आई होप आपको सांविधिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक और कार्यकारी निकाय के बारे में अच्छे से पता होगा। 2002 में इस अधिनियम में संशोधन करके सार्वजनिक हित वाले सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतें गठित की गई थी। ये अदालतें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर क्या करती थी? काम करती थी। शक्तियां, लोक अदालतें सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2003 से बाध्य नहीं है। इसे सिविल प्रक्रिया संहिता, ध्यान देना कि ये जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बाध्य नहीं है। इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, ये जो है अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। इसको सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं। यह सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बाध्य नहीं है। ठीक है, लोक अदालतों को संदर्भित मामलों में शामिल है किसी भी अदालत में लंबित कोई मामला, कोई भी विवाद जो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है और उसका न्यायालय में दायर किए जाने की संभावना हो, ये सब लोक अदालत से संदर्भित मामले हैं। इसके दायरे में आने वाले मामलों की प्रकृति या स्वरूप में वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, ये सब क्या है? इसके दायरे में आने वाले मामलों की प्रकृति है। पहली पहली लोक अदालत 1982 में जूनागढ़ में आयोजित की गई थी। तो इसके तहत आने वाले मामले क्या कौन से हैं? वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, ये सब इसके दायरे में आने वाले मामलों की प्रकृति है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। इसको इंदिरा गांधी सरकार ने इसमें नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया था। आइए समझते हैं निःशुल्क विधिक सहायता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों को निःशुल्क और समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी किया है। भारत में निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता के बारे में समझते हैं कि भारत में जो है निःशुल्क कानूनी सहायता क्या है। भारत में विधिक सहायता तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने से है, जो कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तक पहुंच का खर्च वहन में असमर्थ है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तक जो भी पहुंच तक जो खर्च होता है, अगर वो उस खर्च को वहन करने में असमर्थ है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को कर पाए, तो वो क्या करता है? निःशुल्क कानूनी सहायता, इसको एक विधिक सहायता देता है। विधिक सहायता में कानूनी सलाह, अदालती कार्रवाई में प्रतिनिधित्व, मध्यस्थता, वार्ता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। अब वैधानिक प्रावधान कहाँ-कहाँ हैं?
वैधानिक प्रावधान में अगर हम जाएँ तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में इसके वैधानिक प्रावधान है, ठीक है? और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341 में भी इसके वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में इसके प्रावधान है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341 में इसके वैधानिक प्रावधान है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन-कौन से हैं? सरकार द्वारा उठाए गए कदम की बात करें तो दिशा, टेली लॉ, न्याय मित्र कार्यक्रम, लोक अदालत आदि सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम हैं। अच्छा, ये तो विधिक सहायता मतलब कि ये विधिक प्रावधान हो गए, वैधानिक प्रावधान हो गए कि वैधा मतलब कानून बना के कौन-कौन से प्रावधान इससे संबंधित किए गए हैं। अगर हम विधिक सहायता से संबंधित अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें, तो अनुच्छेद 21 में भी इसके प्रावधान है। इसमें प्रावधान किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो अनुच्छेद 21 में भी इस पर प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 39 है। यह अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है, ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य प्रभाव के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। जैसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, ठीक है? अब हम समझते हैं यहीं पर नालसा के बारे में। नालसा क्या है? नालसा जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। कैसी निकाय है? वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित विधिक सेवाएं प्रदान करना है। इसका कार्य क्या है? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियां, सिद्धांत, दिशा निर्देश तैयार करना और प्रभावी योजनाएं बनाना, ताकि वे पूरे देश में विधिक सेवा कार्यक्रमों को क्या कर सके? लागू कर सके। कानूनी सहायता कार्यक्रमों को कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना, विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नालसा के कार्य हैं। निःशुल्क विधिक सहायता के लिए कौन-कौन पात्र व्यक्ति हैं? जैसे जो महिलाएं और बच्चे हैं, औद्योगिक कामगार हैं, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति और दिव्यांगजन हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी या भिक्षावृत्ति के शिकार जो व्यक्ति हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों में मामला होने की स्थिति में इसके लिए वे व्यक्ति पात्र है जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने पर यह आय सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित है, ठीक है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार लोग हैं। या संरक्षण गृह या किशोर गृह में हिरासत में रखे गए व्यक्ति, मनोरोग अस्पताल में भर्ती किए गए व्यक्ति, ये सब क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र क्या है? व्यक्ति है। नेक्स्ट हमारा भारत में अधिकरण प्रणाली, ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। सुर्खियों में क्यों है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो कैट है, अगर प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत अवमानना अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके कोई आदेश पारित करता है, तो उस जो है पारित आदेश के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। देखो, अगर किसी ध्यान से समझना कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि कैट प्रशासनिक जो अधिकरण है, अधिनियम 1985 के तहत अवमानना अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके अगर कोई आदेश पारित करता है, तो वह आदेश के खिलाफ जो अपील है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, ठीक है? अधिकरण क्या है? अधिकरण प्रणाली के बारे में समझते हैं। यह एक अर्धन्यायिक निकाय होते हैं, अर्धन्यायिक निकाय होते हैं, ठीक है? क्वासी जुडिशियल होते हैं निकाय, ठीक है? इनका उद्देश्य न्यायपालिका के मुकदमों का भार कम करना है। इसके अलावा अधिकरणों में तकनीकी विषयों से जुड़े मामले के निपटान के लिए विषय विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं, जिससे फैसला सुनाना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। संवैधानिक मान्यता कहाँ है? 42वें संविधान संशोधन के तहत इसके अनुच्छेद 323 ए जोड़कर प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसी प्रावधान के तहत कैट की स्थापना की गई थी। जो 323 ए जोड़ा गया है, इसमें प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए 323 ए में, और उसी के प्रावधान के तहत कैट की स्थापना की गई। कैट का क्षेत्राधिकार या संघ के या अन्य सरकारी नियंत्रण वाले प्राधिकरणों में लोक सेवा अन्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्त कर्मियों की सेवा के शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का निपटान करता है, ठीक है? क्या करता है कि संघ और अन्य जो सरकारी नियंत्रण वाले प्राधिकरण हैं, उनमें लोक सेवाओं और अन्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्त कर्मियों की सेवा की शर्तों से संबंध में विवादों व शिकायतों का निपटान करता है, पहला।
दूसरा, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 323 बी के तहत निर्धारित विषयों पर केवल संसद का ही अनन्य अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले किसी भी विषय पर अधिकरण का गठन कर सकती है। ठीक, तो अनुच्छेद 323 बी के तहत जो भी निर्धारित विषय हैं, उसपे केवल संसद का मूल अधिकार नहीं है, उस पे जो है राज्य सरकार भी, राज्य विधानमंडल भी 7वीं अनुसूची में उल्लिखित विषय पर, उसके अधीन आने वाले किसी भी विषय पर अधिकरण का गठन कर सकती है। क्षेत्राधिकार, प्रत्येक अधिकरण को उनकी विशेषता के घोषित क्षेत्र के भीतर मामलों की सुनवाई निर्णय लेने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार दिया गया है। कुछ अधिकरणों के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। इसका अर्थ है कि वे अधिकरण अपने से नीचे के प्राधिकरणों या प्राधिकारियों या सरकारी निकायों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुन सकते हैं। अपील, सामान्यतः अधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील संबंधित हाईकोर्ट में की जाती है। ठीक है, इनके खिलाफ जो अपील है वो हाईकोर्ट में की जाती है। हालांकि कुछ ऐसे कानून भी है जिनके अंतर्गत अपीलों की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी की जाएगी। अधिकरण और न्यायालय के बीच में क्या अंतर है, ध्यान से समझते हैं। अधिकरण जो होता है वो संसद के अधिनियमों द्वारा पारित होता है, और न्यायालय जो है वो केवल भारत के संविधान द्वारा। तो अगर अधिकरण की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से एक अनुच्छेद 323 ए जोड़ा गया, जो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर प्रशासनिक अधिकरण, तथा अनुच्छेद 323 बी जोड़ा गया, जो कर आधान, भूमि आधार, भूमि सुधार जैसे अन्य मामलों के लिए अधिकरण जो हैं वो जोड़े गए थे। ये षोडश सिंह समिति के सिफारिश पर ही जोड़े गए थे अधिकरण। इसका उद्देश्य क्या है, विशेष मामलों और विवादों पर शिकायतों का समाधान करना, और न्यायालय अपने अपने क्षेत्राधिकार में कानूनों और व्यवस्थाओं की व्याख्या करना तो उसे बनाए रखना। इसके अलावा सिविल एवं क्रिमिनल मामलों पर निर्णय देना। प्रक्रियात्मक अनुपालन, विशेष प्रक्रियाओं से बधे नहीं होते, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक ये जो न्यायालय होते हैं वो प्राकृतिक संहिताओं से बधे होते हैं। इसके सदस्य कौन होते हैं, न्यायिक और विशेष ज्ञान वाले एक्सपर्ट शामिल होते हैं। इसमें केवल न्यायिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं, और शक्तियां उन कानूनों तक सीमित है जिनके तहत वो निर्धारित हैं। निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियमित कानूनों का उपयोग करने की इसमें क्या है, शक्ति है। अब हम यहाँ पे समझते हैं बेल, जमानत। जमानत क्या है? हाल ही में 2 न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने फैसला सुनाया है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 जैसे विशेष कानूनों में भी जमानत नियम है, जेल अपवाद है, सिद्धांत लागू होता है। 2 न्यायाधीश वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सुनाया है फैसला। उसने कहा है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो 1967 है जैसे विषय विशेष कानून में भी जमानत नियम है, जेल अपवाद है, सिद्धांत क्या होगा, लागू होगा। अच्छा, भारत में जमानत के प्रकार क्या है? कोई भी व्यक्ति अपराध में अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है किसी भी अपराध के लिए, तो उसको जमानत भी दी जाती है, और जमानत के यहाँ पे 4 प्रकार है। एक नियमित जमानत, एक अंतरिम जमानत, एक अग्रिम जमानत, एक डिफ़ॉल्ट जमानत। जो नियमित जमानत है वो पहले से गिरफ्तार और पुलिस हिरासत में मौजूद व्यक्ति को मिलने वाली जमानत है। जैसे जो पहले से ही गिरफ्तार और पुलिस हिरासत में है, उस व्यक्ति को मिलने वाली जमानत है। अंतरिम जमानत क्या है? नियमित व अग्रिम जमानत पर सुनवाई से पहले अस्थायी रूप से दी जाने वाली जमानत। अग्रिम जमानत क्या है? गैर जमानती अपराध में, जैसे जो भी गैर जमानती अपराध है, गिरफ्तार की आशंका होने पर पहले से ही एहतियात के रूप में दी जाने वाली जमानत। जैसे गैर जमानती अपराध की गिरफ्तारी की आशंका है और उस पर पहले से ही एहतियात के रूप में उसको जमानत दे दी जाती है, उसको अग्रिम जमानत कहते हैं। और नियमित और अग्रिम जमानत पर सुनवाई से पहले अस्थायी रूप से दी जाने वाली जमानत जो होती है वो अंतरिम जमानत होती है। और एक होती है डिफ़ॉल्ट ज़मानत। जब पुलिस निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रहता है, तो व्यक्ति को दोष सिद्धि के अभाव में ज़मानत पर रिहा किया जाता है। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उचित मामलों में ज़मानत देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार का क्या है? उल्लंघन है। ठीक है? अब मतलब उनको अगर ज़मानत देने से इनकार कर रहे हो, तो उनके अनुच्छेद 21 के तहत जो मौलिक अधिकार है, वो उसका क्या होता है? उल्लंघन हो रहा है। जमानत के कानूनी प्रावधान क्या-क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो 2023 की धारा 479 है, उसमें जमानत योग्य अपराधों में जमानत देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो धारा 479 है, उसमें जो है जमानत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है, कोई भी व्यक्ति है अगर जांच या सुनवाई के दौरान ही उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है, तो न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। समझे?
ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया है, तो उसे ज़मानत पर क्या कर दी जाएगी? रिहा किया जाएगा। कहोगे सर ठीक है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम पॉस्को एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 जैसे कानूनों में भी जमानत देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। जमानत के लिए किए गए उपाय, एक प्ली बार्गेनिंग है, एक ई प्रिजन सॉफ्टवेयर है। प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? सौदा अभिभावक। यह अदालत में अभियोजन शुरू होने से पहले ही प्रतिवादी और अभियोजन पक्ष के बीच समझौता हो जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 290 में प्ली बार्गेनिंग को क्या किया गया है? संबद्ध किया गया है और आरोप तय होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जा सकता है। उपयोग क्या है? यह कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ 7 वर्ष तक के कारावास के दंडनीय अपराधों पर क्या होता है? लागू होता है। हालांकि यह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध एवं सामाजिक आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों पर लागू नहीं होता है। यह राज्यों के अथॉरिटीज के दक्ष को तरीके से कैदियों से संबंधित डेटा प्राप्त करने में क्या करती है? सहायता करती है। संबंधित तथ्य पे अगर हम जाएं, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक का सख्त प्रावधान तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध साबित न हो जाए। अधिनियम की धारा 18 में उपबंध किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान इस अधिनियम के तहत अपराध से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होगा। ये सब सारी चीजें यहाँ पे दे दी गई है, आप इसको एक एक करके ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पे जाएं, तो ग्राम न्यायालय से 7वें क्वेश्चन बनता है, ग्राम न्यायालय क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के गठन की व्यवहार्यता पर चिंता जताई है। गौरतलब है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 द्वारा ग्राम न्यायालयों के गठन को अनिवार्य किया गया था। उद्देश्य क्या है? ग्राम न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय मिलने के अवसरों से क्या किया जाए? वंचित न किया जाए। वैधानिक आधार, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत इस अधिनियम में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम राज्य को और अधिनियम में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को क्या दी गई? छूट दे दी गई। नागालैंड, अरुणाचल और सिक्किम राज्य को और अधिनियम में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को क्या दी गई? छूट दी गई है। ग्राम न्यायालय का अर्थ क्या है? यह मध्यवर्ती पंचायतों के मुख्यालय में स्थित होता है। ग्राम न्यायालय से प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है। राज्य सरकार संबंधित हाईकोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय का क्या करती है? न्यायाधिकारी की नियुक्ति करती है। यह एक मोबाइल कोर्ट होगा जिससे सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के अधिकार क्षेत्र होंगे। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के। विवादों का समाधान सुलह समझौते की सहायता से किया जाना चाहिए। इसके रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से बाध्य नहीं है। ध्यान से समझिएगा, भारतीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से ये बाध्य नहीं है। अपील कहाँ कर सकते हो? क्रिमिनल मामलों में अपील सत्र न्यायालय में की जाती है। सिविल मामलों में अपील जिला न्यायालय में की जाती है। अपील दायर करने की तिथि से 6 महीने के भीतर निपटारा किया जाएगा। ठीक, ये हो गए ग्राम न्यायालय। न्यायालय की अवमानना, झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी का आरोप लगाते हुए केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। न्यायालय की अवमानना क्या है? यह न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत परिभाषित है। संविधान के अनुच्छेद 129, 215 क्रमशः सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट्स को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देती है। अवमानना के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं, एक सिविल, एक आपराधिक। किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रकार की जानबूझकर अवज्ञा करना, न्यायालय के लिए दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना, ये सिविल अवमानना है। और आपराधिक अवमानना का मतलब होता है किसी भी मामले को प्रकाशन, ऐसे मामलों का प्रकाशन जो न्यायालय को बदनाम करता है, उसके प्राधिकरण को कम करता है, या न्यायिक कार्यवाही को समुचित क्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, या उसमें हस्तक्षेप करता है, या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है, बाधा उत्पन्न करता है, ऐसे अवमानना को हम आपराधिक अवमानना कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा दया याचिका। दिसंबर 2000 में लाल किला हमला मामले में दोषी ठहराए गए लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी को दया याचिका भारत के राष्ट्रपति ने क्या कर दी है? खारिज कर दी है। दया याचिका क्या है? आर्टिकल 72 भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्या करती है? सजा सुनाने के कुछ मामलों में क्षमा, प्रविलंबन, विराम, निलंबित, परिहार या लघुकरण करने का अधिकार देता है। ये मामले निम्नलिखित है: जहां सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो,
उन मामलों में जिनमें दंड किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए दिया गया हो, या ऐसे मामलों पर जहां संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, तथा मृत्युदंड के मामले में दया याचिका पर राष्ट्रपति को संबंधित शक्तियां क्या है, प्राप्त हैं। नेक्स्ट हमारा क्रिएटिव पिटीशन या उपचारात्मक याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के खिलाफ पारित आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेश को क्या किया है, रद्द कर दिया है। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? ये याचिका उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध अंतिम संवैधानिक उपाय है जिसकी पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, खारिज कर दिया है। अगर किसी भी जैसे कोई भी अगर व्यक्ति है या संस्था है या कंपनी है, अगर उसके खिलाफ कोई निर्णय आ गया, तो फिर से वह मतलब कि न्यायालय को विचार करने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। अगर पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया, तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन बनता है क्यूरेटिव पिटीशन का। तो क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, पुनर्विचार याचिका के बाद दायर की जाती है। यह याचिका उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध अंतिम संवैधानिक उपाय है जिसकी पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक, पुनर्विचार याचिका का उल्लेख कहाँ है, संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत किया गया है। क्यूरेटिव पिटीशन का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह अवधारणा जो है सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य वाद में प्रतिपादित किया गया। देखो, पुनर्विचार याचिका का तो हमारे संविधान में है आर्टिकल 137 में, लेकिन जो क्यूरेटिव पिटीशन है या उपचारात्मक याचिका है, इसका कहीं भी हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। इसकी जो अवधारणा है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, कब, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी यह अवधारणा को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एक पूर्ण न्याय करने की शक्ति पर आधारित है। क्यूरेटिव पिटीशन की अनुमति तब जाती है जब याचिकाकर्ता यह स्थापित करता है कि निर्णय में प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, मामलों की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश उस मामले में अपने हितों को खुलासा करने में विफल रहा है, या न्याय निर्णय में पक्षपात होने की आशंका और उसे निर्णय से याचिकाकर्ता पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो वह ये उपचारात्मक याचिका को दायर कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की एक रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामलों और लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम पॉस्को एक्ट से संबंधित मामलों को निपटने में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अधिक कुशल है। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट क्या है समझते हैं। फास्ट ट्रैक जो स्पेशल कोर्ट है वो संबंधित योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था, अब इसे 2026 तक बढ़ा कर दिया गया है। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल कोर्ट। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट वित्त पोषण कौन करता है, इसे केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त पोषण निर्भया फंड से दिया जाता है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग द्वारा ये क्या होता है, विधि एवं न्याय विभाग के तहत न्याय मंत्रालय के तहत ये क्या होता है, इसको कार्यान्वयन किया जाता है। बलात्कार के मामले और पॉस्को अधिनियम के तहत आने वाले मामलों में शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 410 विशिष्ट पॉस्को अदालतों सहित कुल 461 एफटीएससी गठित किए गए हैं। हालांकि कुल 1023 एफटीएससी का प्रावधान किया गया है। एफटीएससी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जीरो एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक पूर्व मंत्री के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। जीरो एफआईआर क्या है, ये एक प्रकार की क्या होती है, एफआईआर है, इसे किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि जहां अपराध हुआ है उसी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई जाए। मतलब अगर एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो जहां अपराध हुआ है उसी अपराध क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। लेकिन जीरो एफआईआर क्या है, वो कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है। एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद इसे आगे जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके तहत आरंभ में कोई नियमित एफआईआर नंबर नहीं दिया जाता। हालांकि जब मामला अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है तब वहां नई एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर नंबर दे दिया जाता है। जीरो एफआईआर का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531 ए के तहत किया गया है। इसे 2012 के निर्भया केस के बाद स्थापित जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर। सुप्रीम कोर्ट भारतीय दंड संहिता के धारा 375 और धारा 63 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मैरिटल रेप एक्सेप्शन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मैरिटल रेप एक्सेप्शन जो है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। हम समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर क्या होता है। यह ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत कानूनी सिद्धांत है।
यह सिद्धांत विवाहित महिला को उसके पति के संरक्षण के तहत रखता है और उन्हें एक यूनिट के रूप में मानता है। ठीक है? यह विवाह के बाद एक महिला के स्वतंत्र अस्तित्व या कानूनी अस्तित्व को क्या करता है? समाप्त करता है। सैद्धांतिक रूप से महिला की संपत्ति को पति को हस्तांतरित करता है। महिला की संपत्ति जो भी है, उसको पति को हस्तांतरित करता है। संपत्ति पर अधिकार की उसकी क्षमता को सीमित करता है तथा कोई अनुबंध करने पर प्रतिबंध भी लगाता है। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर। हार्मोनियम कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत क्या है? हार्मोनियम कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत है कि यदि दो कानूनों के बीच विवाद की स्थिति में उनकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जिससे दोनों कानूनों के उद्देश्य और सार को बनाए रखा जा सके। ऐसा कानूनों या प्रावधानों में सामंजस्य बनाकर किया जाता है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति प्रथम संविधान संशोधन और उस पर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में दिए गए निर्णयों से क्या होती है? मानी जाती है। अब हमारा जो है ये न्यायालय तक की चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम और विधेयक। महत्वपूर्ण अधिनियम और विधेयक क्या-क्या हैं? चलिए एक-एक करके समझते हैं। देश में 3 नए आपराधिक कानून आए हैं। ठीक है? ये तीनों नए कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम समझते हैं भारतीय न्याय संहिता। भारतीय जो दंड संहिता थी उसकी जगह पे ये भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है। भारतीय दंड संहिता भारत में आपराधिक मामलों पर प्रमुख कानूनी उपाय था। अगर भारत में कोई भी आपराधिक मामला होता था तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता वहाँ पे लागू होती थी, लेकिन भारतीय दंड संहिता को बदल के भारतीय न्याय संहिता यहाँ पे कर दिया गया। पृष्ठभूमि क्या है? भारतीय दंड संहिता जो है 1860 से पहले भारतीय दंडिक कानूनों में संसदीय चार्टर व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियमन, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि से संबंधित नियम कानून शामिल थे। थॉमस बेबिंगटन के अधीन दंड संहिता का मसौदा तैयार किया गया था। 1857 के विद्रोह का प्रभाव आईपीसी 1860 के लागू होने के बाद विधि आयोग के कई रिपोर्ट्स में महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मृत्युदंड आदि विषयों पर आईपीसी में संशोधन करने की क्या की गई थी? सिफारिश की गई थी। ठीक है? अब वहीं भारतीय न्याय संहिता के मुख्य प्रावधान क्या-क्या हैं? एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या-क्या प्रावधान है? इस यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। ठीक, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या-क्या प्रावधान है? वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी गई है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। इसके बारे में हम समझते हैं कि डीपीडीपी जो है, डीपीडीपी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करना है। जो डीपीडीपी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि डिजिटल जो डेटा है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेसिंग को विनियमित करना है। इसमें व्यक्तियों के जो व्यक्तिगत डेटा है, उसके संरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। यह अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है। यह अधिनियम डेटा प्रोसेसिंग अर्थात व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण, भंडारण या कोई और उपयोग के लिए डेटा फिडुशियरी पर कुछ उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है। यह डेटा प्रिंसिपल या डेटा स्वामी के अधिकार और कर्तव्य को भी निर्धारित करता है। साथ ही अधिनियम अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड का भी प्रावधान करता है। किस पर लागू होगा? भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होंगे, जहां कोई डेटा डिजिटल रूप में एकत्र किया गया हो या कोई डेटा गैर डिजिटल के रूप में एकत्र किया गया हो, बाद में उसे डिजिटलीकृत किया गया हो, ये उन सब पे क्या होंगे? लागू होंगे। इनके प्रावधान भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे, यदि उस प्रोसेसिंग का उद्देश्य डेटा का उपयोग करके भारत में वस्तुओं और सेवाओं को क्या करना है? उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे। किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रोसेस्ड व्यक्तिगत डेटा जिसे निम्नलिखित द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। यदि डेटा प्रिंसिपल खुद अपना डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है या यदि कोई अन्य व्यक्ति कानूनी दायित्व के तहत किसी के व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है, तो ये उन पर लागू नहीं होंगे। डेटा प्रिंसिपल सहमति किसकी होगी? डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है, वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए। हालांकि डेटा प्रिंसिपल को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है। ऐसे मामले जिनमें सरकार की ओर से कोई लाभ या सेवा प्रदान की जा रही हो या चिकित्सा आपात जैसी स्थिति हो, तो वैध उपयोग के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। किसी बालक या दिव्यांग व्यक्ति के मामले में उसके माता पिता या कानूनी संरक्षक द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, इसे केंद्र सरकार द्वारा डीपीबीआई के गठन का प्रावधान किया गया है। बोर्ड के प्रमुख कार्य क्या हैं? नियमों के अनुपालन की निगरानी करना, आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा फिडुशियरी को निर्देश देना, प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना। बोर्ड के सदस्यों को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होंगे।
इनको कितने समय के लिए नियुक्त किया जाएगा? 2 वर्ष के लिए और वे पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे। डीपीबीआई के किसी निर्णय के विरुद्ध दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकेगी। तो इसके विरुद्ध जो है अपील कहाँ की जाएगी? दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण TDSCT में अपील की जा सकेगी। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य क्या क्या हैं? डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत डेटा को सुधारने और उसे हटाने की मांग करना। एक डेटा प्रिंसिपल को डेटा फिडुशियरी के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा। मृत्यु या क्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार भी होगा। डेटा प्रिंसिपल द्वारा झूठी या व्यर्थ की शिकायत दर्ज नहीं की जानी चाहिए और उसे कोई गलत विवरण जो है नहीं देना चाहिए। कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर डेटा प्रिंसिपल पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। डेटा फिडुशियरी के दायित्व क्या क्या हैं? डेटा फिडुशियरी प्रोसेसिंग के उद्देश्य और तरीकों को निर्धारित करने वाली इकाई निम्नलिखित दायित्व होंगे। डेटा की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना, डेटा ब्रीच या उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षात्मक उपाय करना, डेटा ब्रीच की स्थिति में डीपीबीआई और प्रभावित व्यक्तियों को क्या करना? सूचित करना। उद्देश्य पूरा हो जाने तक कानूनी उद्देश्यों के लिए इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होने पर व्यक्तिगत डेटा को क्या करना? डिलीट कर देना। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी? डेटा फिडुशियरी के दायित्व हो जाएंगे। महत्वपूर्ण डेटा फिडुशियरी कौन कौन सी हैं? केंद्र सरकार किसी डेटा फिडुशियरी को महत्वपूर्ण डेटा फिडुशियरी घोषित कर सकती है यदि वह अत्यधिक मात्रा में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करता है, डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम है और भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, चुनावी लोकतंत्र और लोक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो भी क्या होगी? फिडुशियरी घोषित किया जा सकता है। अधिनियम के तहत दी गई छूट, अगर सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था आदि की हित में दूसरी एजेंसियां जो भी हैं उनको लागू नहीं होंगे। अनुसंधान, संग्रहण और सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए, स्टार्टअप्स, कानूनी अधिकार दावों को लागू करने के लिए, न्यायिक विनियामक संबंधी कार्य करने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए उनको क्या दी जाएगी? अधिनियम के तहत छूट दे दी जाएगी। बालकों की व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग, किसी भी अगर बच्चे की व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग करते समय डेटा फिडुशियरी को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए। प्रोसेसिंग संबंधी ऐसा कार्य जिससे बच्चे के कल्याण पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़ने की संभावना हो, या बच्चे पर नजर रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी करना या उन्हें लक्षित करके विज्ञापन करना। इनके संबंधित व्यक्ति बालकों को व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग संबंधित क्या किए हैं? ये प्रभाव यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण, यह अधिनियम जो है सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देता है। यह अधिनियम कई अपराधों के लिए जुर्माने का प्रावधान करता है, जैसे कि बच्चों से संबंधित दायित्वों को पूरा न करने पर 200 करोड़ रुपए तक जुर्माना और डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय न करने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। ठीक, यहाँ पे तक की सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण नियम 2024 से आगे की चीज़ों को हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और रिवीजन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।